मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर साइंस सीरीज़ शुरू किया हुआ है और यहाँ पर इसका पार्ट 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय साइंस की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके आने वाले पीईटी के एग्ज़ाम जो हो गए या आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम और रेलवे के जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके जितने भी क्लास 10th और 12th पर के बेस पर जो भी एग्ज़ाम आप देंगे साइंस से रिलेटेड, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग साइंस सीरीज पार्ट 7 के पहले प्रश्न को। तो जो हम लोग का पहला प्रश्न है इसमें है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्य धातु के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सोना होता है, गोल्ड, जिसे हम लोग की AU से दिखाते हैं हम लोग, इसका जो सिंबल होता है सोना का AU, तो इसे हम लोग कहते हैं सबसे तन्य धातु होता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 लिख दिया गया है, मतलब 2 रहेगा यहाँ पर। आपका सेकंड क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छा चालक के बारे में अगर बात किया जाए तो चांदी जो होता है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं होता है। समस्या ये है कि एल्युमिनियम के तार का प्रयोग हम लोग करते हैं, या तो अब बेसिकली देखते हैं कि तांबा का तार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ देखते हैं हम लोग कि आयरन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि चांदी इतना महंगा है। पता चला कि आपने खंभे में लगाया हुआ है और पता चला कि रात में लाइट कटी तो उसमें से चांदी गायब। भले अच्छा ये चालक है, लेकिन साथ ही साथ यह जो है बहुत ही महंगी धातु है, इसलिए चांदी को लोग नहीं लगा सकते। तो यह इसलिए कहा जाए कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है, लेकिन प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसे यह बहुत कास्टली है। तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिकतम इस्पात में होता है। चौथा हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो स्रावित होता है यह लीवर से होता है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। तो ये कहा जाता है कि विषाणु से होने वाले, यानी विषाणु के संक्रमण से यह होता है। तो विषाणु से होने वाले रोगों में एड्स आपका हो जाएगा, यानी विषाणु के संक्रमण से एड्स होता है। प्रश्नों की संख्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे सभी विद्यार्थी जो कि पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो चैनल ज़रूर जुड़ें। अब कुछ दिनों के बाद आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी आपको धीरे धीरे नियमित रूप से मिलने लगेंगी और सभी विषयों की धीरे धीरे क्लासेज आपको या धीरे धीरे वीडियोज़ जो हैं आपको मिलते रहेंगे आसानी से। और सभी जो वीडियो होंगे एकदम A ग्रेड के होंगे, आप उनको देखिएगा फिर आप स्वयं जज कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट बोलते हैं हम लोग। और सोडियम क्लोराइड का जो सिंबल होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और ये इसको जो कहा जाता है टेबल साल्ट के रूप में कहते हैं हम लोग। सातवां जो हम लोग का प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन जो होता है यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है। आठवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम जे प्रिस्टले था। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O होता है। नवा प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड के मिश्रण की, इन्हीं यही कारण होते हैं जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है प्रमुख रूप से। अगर बात किया जाए सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ देखा जाए नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये जितने भी होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड क्या काम करता है, जब आपका H2O गिरता है ऊपर से तो ज़मीन पर गिरने से पहले वो क्या होता है, शुद्ध की शुद्धता रहती है। लेकिन धूल गर्दों से उड़े हुए जब वायुयान चलते हैं आपके, या तो जितने भी वाहने हैं, गाड़ी, धुएं, उनसे निकलने वाले धुएं हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, पेड़ पौधे पत्तों के ऊपर आपके जम जाते हैं। और जब बारिश होती है तो H2O के साथ वो गिरते हैं नीचे। तो यह नाइट्रस ऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करके आपका HNO3 बना देता है। और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के H2O के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। उसके पीछे रहता है कि आपको कई प्रकार के चर्म रोग होने लगते हैं, तो यही वही समस्या तो ये बुजुर्ग लोगों ने बताया था। और उसके पीछे देखिए यहाँ वजह ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही साथ उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो H2O से क्रिया करके जो ये अम्ल का निर्माण कर रहा है, तो वास्तव में वो बारिश नहीं गिरता है, वो क्या फिर गिरने लगता है, अम्ल गिरने लगता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए पहली बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। विटामिन A की कमी के कारण होता है। तो विटामिन A की कमी से जो होने वाला रोग है उसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हम लोग 11वां प्रश्न है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब भूमि का धीरे धीरे बहाव जिसे कहते हैं हम लोग, या भूस्खलन की बात होती है, भूक्षरण
तो भू का जो धीरे धीरे हानि होता है तो उससे हम लोग किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है सबसे बड़ा इसका उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। तो वृक्षारोपण के द्वारा अगर हम लोग कहते हैं, कहा गया है केवल वृक्षारोपण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भू क्षरण को एकदम आसानी से रोक सकते हैं। क्योंकि पौधे जब होते हैं तो पौधे अपनी जड़ों में क्या होते हैं, भूमि को या मिट्टी मृदा को अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि भू क्षरण को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा जो उपाय है वह वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। 12वां प्रश्न है कोयले के जलने से बनती है। तो कोयले के बनने से अगर हम लोग कार्बन को देख रहे हैं सी है, और साथ ही साथ आपको O2 के साथ यानी कार्बन कार्बन का मतलब कोयला, और इससे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हम लोग को, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या मिलेगा, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 13वां हम लोग का प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज जो किए थे वो लुईस पास्चर जी ने किया था। रेबीज का जो होता है, जो पागल कुत्ते वगैरह जो होते हैं या कोई पागल जानवर होते हैं, जब किसी इंसान वगैरह काट लेते हैं तो उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेबीज का टीका। तो उसे ही हम लोग कह रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, ये लुईस पास्चर जी ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले कई एग्जामों में आपके पूछा हुआ प्रश्न है। 14वां जो प्रश्न है डायन जो है डाइन, तो डाइन इकाई है। तो डाइन जो इकाई है जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, उसी प्रकार से डाइन होता है। तो डाइन और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दोनों ही जो मात्रक है वो बल के मात्रक है। तो यहाँ यह की जगह आपका जो हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपसे पूछे या आपसे पूछे डाइन, तो ये दोनों ही जो मात्रक होते हैं, ये दोनों ही इकाई हैं, वो किसके हैं, बल की हैं, फोर्स के ये दोनों ही मात्रक हैं। बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो यह जो रोग है वो फेफड़ों से संबंधित है। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें प्रश्न को। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल रंग का होता है, और साथ ही साथ सबसे कम रंग का जो होता है यानी सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है वो लाल का होता है और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17वां जो प्रश्न है शुष्क सेल है, या जिसे हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये शुष्क सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल इसे हम लोग कहते हैं। हम लोग बताया गया कि द्वितीयक सेल होता है, एक प्राइमरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल का मतलब होता है जिसे हम लोग एक बार यूज करके यानी यूज एंड थ्रो वाली कंडीशन होती है। जैसे पेन होता है, आपका आता है लिखो पिको, उसी प्रकार से कि एक बार प्रयोग किया गया और फिर फेंक दिया जाएगा, यूज दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा हम लोग उसको यूज में नहीं ला सकते चार्ज करके, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीय सेल क्या होता है जिसे हम लोग दोबारा ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्राथमिक सेल के बारे में पूछ रहा है कि शुष्क सेल क्या होता है। जैसे आप बैटरी देख रहे हैं, घड़ी वगैरह में जो बैटरी लगती है, या तो जो आपके टार्च होते हैं, टार्च के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है, एवरेडी की बात होगी, निप्पो की बात होगी, तो इन सभी को ही हम लोग बोलते हैं कि ड्राई सेल है, ये शुष्क सेल है, इसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। 18वां हम लोग का प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन सी गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अगर उत्तरदायी गैस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा बात किया जाता है तो भाप की बात होती है, या तो मेथेन गैस की बात होती है, साथ ही साथ NO2 की NO2 गैस की बात होती है, और भी कई प्रकार से गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से अगर CFC की बात होती है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ लेकिन बात की जाए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी अगर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन है, CO2 है। बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। तो ये हाइड्रोफोन के द्वारा हम लोग पानी के अंदर ध्वनि को सुनने में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। यानी किसानों का अगर मित्र भी कहा जाता है, हम लोग केचुआ कहते हैं, और साथ ही साथ मिट्टी का भी उसे मित्र हम लोग समझेंगे। यानी मिट्टी जो होती है वो केचुओं का घर ही है। तो कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो केचुआ जो है सबसे महत्वपूर्ण जीव है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि आप अगर किसान होंगे, कृषि अगर खेती से रिलेटेड संबंधित अगर जुड़े होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे ये चीज़ों को, कि जब भी अगर धान की कृषि होती है या धान में अगर जब खेतों में पानी भर दिया जाता है, तो जब भी आप कभी फरसे से काटेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आपको हमेशा केचुए दिखाई देते हैं। वो मिट्टी के साथ जुड़े हुए एकदम माला की तरह उसमें क्या होते हैं, वो गूथे रहते हैं। अर्थात ये बात किया जाए अगर तो केचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र भी होता है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सबसे बड़ा सहयोग वाला जीव भी है। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 साइंस सीरीज पार्ट 7 के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।